जय हिंद। तो चलिए इस लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रंगों का डिस्कशन हो चुका था। वस्तुओं का रंग यहाँ से पढ़ना था कि वस्तुओं का रंग कोई वस्तु लाल, कोई वस्तु हरा, कोई वस्तु नीला क्यों दिखाई देती है। तो वस्तुओं का रंग दिखलाई देने का कारण है कि वो जिस रंग की वस्तु दिखाई दे रही है वो उस वैसी कलर को परावर्तित कर देती हैं, वो उस प्रकार की कलर को परावर्तित कर देती हैं और बाकी सब कलरों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु अगर हरा दिखाई दे रही है तो वो हरा रंग को परिवर्तित कर रही हैं, अब बाकी सब 6 कलर को अपने अंदर अवशोषित कर ले रही हैं। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। यही था, इसमें कोई वस्तु रंग दिखलाई देती है यानी परिवर्तित करती हैं और शेष सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। जो वस्तुएं सभी रंगों को परिवर्तित कर देती हैं, देखिए जो वस्तुएं सभी रंगों को परिवर्तित कर देती हैं वो कैसे दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी, वो श्वेत दिखलाई देती हैं। और इसके जस्ट विपरीत जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं वो काली दिखाई देती हैं। कैसी, काली दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं ऊपर, देखिए इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा में रखा जाएगा ना तो वो काला दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन हुई भी नहीं करेगा। तो लाल गुलाब को हरा शीशा में रखिएगा तो काला दिखाई देगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कलर कॉम्बिनेशन से, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए वस्तुओं के नाम और सफ़ेद किरण डालने पर, लाल किरण डालने पर, हरा किरण डालने पर और पीला नीला किरण डालने पर। तो जैसे सफ़ेद प्रकाश, सफ़ेद कागज़ है, अगर सफ़ेद रंग डालिएगा तो सफ़ेद दिखाई देगा। लाल रंग डालिए, लाल कागज़ है, लाल रंग डालिएगा तो लाल दिखाई देगा। हरा कागज़ है, हरा रंग डालिएगा तो हरा दिखाई देगा। और पीला कागज़ पीला दिखाई देगा, पीला सफ़ेद प्रकाश में, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश कोई अवशोषित कर लेगा। जैसे पीला कागज़ है ना तो सफ़ेद प्रकाश में 7 कलर होता है, तो पीला अवशोषित कर लेगा और बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर नीला कागज़ है तो नीला दिखाई देगा। उसी प्रकार सारा ये कॉम्बिनेशन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा याद करने के लिए। सफ़ेद रंग, लाल, देखिए सफ़ेद रंग है तो ये इस पे जिस कलर का प्रकाश डालिएगा वो कलर हो जाएगा सफ़ेद। जैसे सफ़ेद डाले सफ़ेद हो गया, लाल डाले लाल हो गया, हरा डाले हरा हो गया, पीला डाले पीला हो गया और नीला डाले नीला हो गया। उसी प्रकार यदि अब लाल की बात करें तो लाल की बात करें तो लाल प्रकाश में तो लाल दिखाई देगा, सफ़ेद प्रकाश में लाल दिखाई देगा, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश में सारे कलर होते हैं तो सभी को अवशोषित कर लेगा और लाल को परावर्तित कर देगा। और लाल प्रकाश डालिएगा तो लाल ही दिखाई देगा, ये सही बात है। लेकिन जैसे ही हरा प्रकाश डालिएगा तो दिखने का गुण लाल है, लाल प्लस हरा मिलके काला हो जाता है, लाल प्लस हरा मिलके काला हो जाता है। वैसे ही पीला मिलके काला हो जाता है। देखिए बाकी सब में काला दिखेगा, सफ़ेद और लाल छोड़कर हरा पीला नीला ये सब काला दिखेगा। उसी प्रकार हरा कागज़ कैसा दिखेगा, हरा कागज़ सफ़ेद में तो हरा ही दिखेगा, लाल में काला, अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लाल में काला दिखेगा और हरा में जो है, हरा में अपना हरा अपने जैसा दिखेगा हरा, बाकी सब में काला। उसी प्रकार अगर बात करें पीला कलर का तो सफ़ेद में तो पीला दिखेगा और पीला कलर में पीला दिखेगा, बाकी सब में काला दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश का वो परिवर्तन नहीं कर पाएगा। और नीला जैसे है, खुद नीला सफ़ेद कलर में नीला और अपने कलर में यानी नीले कलर में नीला दिखाई देगा, बाकी सब में काला दिखाई देगा। ये ध्यान पे रखना है, बस इतना सा क्वेश्चन बन जाता है ना कि लाल कागज़ पर यदि हरा किरण डाले तो कैसा दिखाई देगा, काला और स्वयं के रंग का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति के
की पुष्टि करता है। और इसका प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉमस यंग ने दिए थे। कौन? थॉमस यंग 1802 में। ये क्या है? दो समान आवृत्ति के समान आयाम के दो प्रकाश जब एक ही प्रकाश के स्रोत से चलते हैं और एक ही दिशा में गमन करते हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप तीव्रता में जो परिवर्तन होता है, इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कोई प्रकाश ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये जो तीव्रता में परिवर्तन कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा है, इसी को व्यतिकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के व्यतिकरण होती है, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। बस इतना ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक संपोषी एक विनाशी। संपोषी में क्या होगा? तीव्रता अधिकतम के कारण संपोषी होती है, परिणाम में तीव्रता दोनों बिंदु एक समान। और एक विनाशी व्यतिकरण जिसमें तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। फिर से, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। ठीक है, उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब बात करें प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन की फिल्म सुंदर दिखलाई देती है। देखिएगा, कलर जैसा दिखाई देता है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही ये संभव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट रहता है, जो डब्बा में रहता है इम्पोर्टेंट है। तो दो स्वतंत्र प्रकाश के स्रोत से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं होती। इसका कहने का क्या अर्थ है कि दो प्रकाश स्रोत, एक ये है एक ये, इसमें कभी भी दो वस्तुओं के बीच व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। वो जब होगी एक ही प्रकाश से निकले, एक ही वस्तु से निकली दो प्रकाश तरंगों के बीच व्यतिकरण की घटना होगी। ये ध्रुवण क्या है? प्रकाश तरंगों का ध्रुवण क्या है? तो ध्रुवण, देखिए, ध्रुवण ऐसी घटना, एक प्रक्रिया है ना। ध्रुवण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ध्वनि और प्रकाश में अंतर डिफाइन कर सकते हैं। और कुछ भी संभव ना हो तो ध्रुवण निकाल लेंगे तो ध्वनि और प्रकाश में अंतर स्पष्ट आ जाएगा, क्योंकि ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं होती। ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं होती, ये प्रकाश में होती है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। क्या है ये? अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं, उसी को ध्रुवण कहते हैं। ये घटना अनुदैर्ध्य तरंग और ध्रुवण की घटना नहीं होती। अनुदैर्ध्य तरंग में यानी ध्वनि जैसी तरंगों में, अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश जैसी तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। बस इतना याद रखना है। प्रकाश रंगों के ध्रुवण में ये प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्र के कारण संभव है। ठीक, इतना छूट गया था। अब नेक्स्ट क्लास करते हैं यहाँ से मानवनेत्र। क्या? मानवनेत्र के बारे में अब पढ़ते हैं। तो मानवनेत्र सबसे पहले है क्या? तो हमारी आँखों के बारे में बातें होगी। तो आँख में मुख्य बाहर एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई भाग है। आँख क्या है? एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई भाग है। इसमें एक दृढ़ पटल होता है जिसे स्क्लेरोटिक कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने कुछ भाग उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? आँख के उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया। क्या कहेंगे? कॉर्निया। जो कॉर्निया है ना, यही जब दान देते हैं नेत्रदान, तो इसी को दान में दिया जाता है। तो नेत्रदान कॉर्निया का ही दान, नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। तो आँख में प्रकाश प्रवेश किसके माध्यम से करता है? तो कॉर्निया के माध्यम से ही, और इसी को दान दिया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसी? अपारदर्शी का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस कैसा है? अपारदर्शी। अब बात करें नेक्स्ट। आँखों का रंग मतलब आइरिस के कारण ही होता है। आँखों का जो रंग होता है नीला, पीला, हरा, ये सब आइरिस के कारण होता है। आँखों का रंग कैसा किसके कारण होता है? तो आइरिस के कारण। आइरिस के बीच एक छेद होता है छोटा सा, इसे पुतली पपिल्स कहते हैं, जिसे नेत्र तारा भी कहते हैं। अब बात करें
आइरिस का कार्य क्या है? तो आँखों में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आँखों में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है आइरिस, पुतली नहीं, कौन? आइरिस करता है। क्या? आइरिस। और आँखों में कहाँ से प्रवेश करता है प्रकाश? तो रेटिना से। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। अब आगे बात करते हैं। पुतली के पीछे नेत्र लेंस, उत्तल लेंस होता है। लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस का। आँखों में कैसा लेंस? उत्तल लेंस का। अपवर्तन बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाता है, तो आँखों के बाहर से अंदर अपवर्तन ज़्यादा होता है। लगभग कितना होता है? मध्य अपवर्तनांक का लगभग 1.44। कितना? 1.44। और आँखों के अंदर एक जलीय द्रव होता है, जलीय द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक होता है 1.33। तो अपवर्तनांक से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दृढ़ पटल, यहाँ पे है दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्त पटल कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। रक्त पटल के नीचे सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रक्त पटल के पीछे आँख के सबसे भीतर पारदर्शी झिल्ली होती है रेटिना। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म है जो प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार को ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु का कोई प्रतिबिंब आँखों में कहाँ बनता है? तो वो रेटिना है। और कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक, क्योंकि उत्तल लेंस है। कैसा? हमारी आँख उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से अंध बिंदु क्या है? एक अंध बिंदु था। तो अंध बिंदु क्या है? जहाँ से कोई प्रकाश रेटिना को पार करके सीधे मस्तिष्क में प्रकाश जाती है, उसी को अंध बिंदु कहते हैं। अब बात करें हम पीत बिंदु की। एक पीत बिंदु होती है। तो पीत बिंदु कुछ नहीं है, आँख में एक प्रतिबिंब को स्पष्ट जहाँ दिखाई देता है, सबसे आँख जहाँ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। इसका पीत बिंदु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ये पीला भाग होता है। कैसा? पीला भाग, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। तो आँखों का वैसा बिंदु जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है वो है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु। और ये था अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या था? जहाँ से प्रकाश रेटिना को छेद करके मस्तिष्क में जाती है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। तो ये दोनों अंध बिंदु और पीत बिंदु में अंतर था। और रंग दृष्टि क्या है? कलर विजन। रेटिना दो प्रकार के संवेदनशील कोशिकाओं से बनी होती है। नाम सुने होंगे। एक शंकु कोण कोशिका और एक छड़ कोशिका। तो कोण कोशिका क्या काम करता है? शंकु कोशिका में रंग का मालूम चलता है। शंकु कोशिका में वस्तु के रंगों के बारे में मालूम चलता है, लाल, पीला, हरा जो भी है। और छड़ कोशिका में प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है कि प्रकाश कितना तेज है। तो दोनों याद रखिएगा। पूछ देता है कि कलर, वस्तु का रंग हमें आँख के किस भाग से मालूम पड़ता है? तो ये शंकु कोशिका से। और प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान हमें किससे होता है? ये छड़ कोशिका से। ये किसका? रंग दृष्टि का भाग है। अब बात करते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु वो है जहाँ से वस्तु आँख अधिक समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। यानी जहाँ से वस्तु जहाँ से आँख किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसी को निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की क्षमता कितनी होती है? हमारे आँख में न्यूनतम दूरी की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु अनंत। दूर बिंदु कितना? अनंत होती है। इसको ध्यान रखिएगा। निकट तो सबको याद रहता है, दूर याद रखिएगा अनंत। ये आँख स्पष्ट दिखाई देने के लिए, सबसे बढ़िया दिखाई देने के लिए आँख के 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाली दृश्य तरंग में मनुष्य की आँख सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। जब आँख में धूल चली जाती है तो हमारा श्लेष्मा सूज जाता है, जिससे आँख लाल दिखाई देती है। तो किसके कारण हमारी आँख धूल जाने पर लाल दिखाई देती है? तो श्लेष्मा के सूज जाने से, श्लेष्मता के सूज जाने से। और बात करते हैं दृष्टि दोष एवं परिणाम। दृष्टि दोष में यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये हमने पढ़ ही लिया कि 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक वस्तु की फोकस दूरी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष
और निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष न देकर मायोपिया दे देता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु निकट दृष्टि दोष नाम है, लेकिन निकट की वस्तु इसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही रहा है, साथ में यहाँ से बन जा रहा है क्या कि लेंस इसमें क्या होता है, तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाता है। नेत्र की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाता है। जैसे फोकस दूरी जैसे ही घटेगा तो क्षमता बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं, और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कि प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बन जाता है, क्या आगे बढ़ जाता है। इसी कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, अब बात करते हैं रोग के निवारण कैसे किया जाए। तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें दूरदृष्टि दोष के बारे में, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखलाई देती हैं, दूर की वस्तु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, तो गोलाई का कम हो जाना, गोलाई का कम हो जाना, नेत्र लेंस की गोलाई का कम हो जाना, लेंस की फोकस दूरी जो है ये बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना, जिसके कारण क्षमता घट जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाना और क्षमता घट जाना, क्योंकि ये फार्मूला हो जाता है ना D बराबर 1/f, यानी D बढ़ेगी तो F घटेगी, F बढ़ेगी तो D घटेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस रोग से निकट वस्तु प्रतिबिंब की रेटिना के पीछे बनती हैं। बोल देता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनती है, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। एक लाइन। अब एक होता है जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। कौन, प्रेस बायोपिया। तो ये जब हम बुढ़ा यानी वृद्धावस्था के में चले जाएंगे तो ये हमारे आँखों का रोग कहलाएगा। इसकी सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिस कारण से न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न पास की, न सबसे इम्पोर्टेंट लाइन का कब होता है कब नहीं, ये छोड़िए। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे आँखों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है जरा दूरदृष्टिता। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि इसमें न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न निकट की। इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, तो दोनों, जो उत्तल हो और अवतल दोनों प्रकार से व्यवहार करें। तो इसे द्विफोकसी लेंस कहते हैं, जिसे उभयवतल कहते हैं, और इसी को बाईफोकल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, ये था जरा। एक होता है और लेंस दृष्टि वैषम्य, इसी को बोलते हैं अबिंदुकता, एस्टिगमेटिज्म। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा को तो ठीक से देख पाता है, परंतु उदग्र दिशा को नहीं देख पाता। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब, अबिंदुकता में क्या है, क्षैतिज यानी ये जो सीधी रेखा है ना, इसको तो देख पाता है अच्छी तरीक़ा से, लेकिन जैसे ही ऊपर देखना होता है ये उदग्र, इसको स्पष्ट नहीं देख पाता, तो इसी को अबिंदुकता कहते हैं। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का। और ये एक टोनोमीटर है। टोनोमीटर क्या मापता है, तो टोनोमीटर जो है ना ग्लूकोमा रोग में इलाज में किया जाता है। ये आँखों के अंदर कितना दबाव है ये मापता है टोनोमीटर। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आँखों के बारे में अब आगे बढ़ते हैं। आँख समाप्त हुआ चैप्टर। अब सूक्ष्मदर्शी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, वस्तु को छोटे छोटे वस्तु को बड़ा बड़ा देखना होता है। तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी में। उत्तल लेंस में क्योंकि बड़ा दिखाई देगा तो कम फोकस दूरी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में। एक होता है दर्शन कोण, आँखों के बीच दर्शन कोण होता है। तो दर्शन कोण जितना छोटा होता है वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है। ये सबसे ज़्यादा ये वाला सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, ये वाला
यहाँ पे दे देता है ऑप्शन में माइनस, फिर इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे कर देगा, इसी में गड़बड़ा जाइएगा। तो क्या है 1+d/f, 1+d/f, m बराबर क्या है 1+d/f, यानी d ऊपर f नीचे। जैसे पहले 4d 4 पे आता है, फिर बाद में 6, और इसमें प्लस रहेगा। आवर्धन सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्या रहेगा प्लस रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो 4 ऐसा ऑप्शन बना देता है कि आदमी इंसान डाउट कर जाता है। एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, और जो आँख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र मतलब जो नेत्र के पास होगा उसे अभिनेत्र लेंस, जो दृश्य के पास ऑब्जेक्टिव के पास होगा उसे अभिदृश्य लेंस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दूरदर्शी क्या है। दूरदर्शी 2 उत्तल लेंस होते हैं। दूरदर्शी में भी 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक वस्तु के पास जो नेत्र लेंस से अधिक होता है, फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होता है। अब बात करते हैं दूरदर्शी में, इतना याद रखिएगा कितना 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो अब नया चैप्टर स्टार्ट होता है स्थिर वैद्युत, स्थिर विद्युत। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत है क्या, तो देखिए 2 पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है, जो विद्युत उत्पन्न होता है, उसी को स्थिर विद्युत कहते हैं। अब बात करते हैं इसको किसने दिया, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं कि कोई 2 प्रकार के आवेश, वो या तो धन हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है। तो धन और ऋण का शब्द किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब यहाँ से नियम भी होता है कि समान आकार के 2 परस्पर आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित। जैसे अगर प्लस है और प्लस है तो एक को ये क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया 2 प्रकार के आवेशों के बारे में बताया, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ये हो गया। अब बात करते हैं कि समान आकार के आवेशों पे, जैसे प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस माइनस है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही प्लस और माइनस जुड़ेगा ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यही नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया था, धन और ऋण। अब बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे ये बन जाती है कि वस्तुओं में आवेशों के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, जो आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, न कि आयन के कारण। तो यहाँ पे आयन देता है, आयन में कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुओं में वस्तु आवेशित होती हैं। और आयन कब होता है, विद्युत अपघट्ट में। विद्युत अपघट्ट में बोल देगा नो कि विद्युत के उत्पन्न का कारण क्या है, तो वो है आयन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये सारणी है, इसमें जो ऊपर वाला है ना, जैसे 1 नंबर है और 2 नंबर, इसको एक साथ रगड़िए। जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है एक साथ रगड़िएगा ना, तो ऊपर वाले पे प्लस और नीचे वाले पे माइनस। जैसे रोआ को फिलानेल के साथ रगड़िएगा तो रोआ पर पॉजिटिव और फलानेल पर निगेटिव आवेश आएगा। उसी प्रकार अगर चमड़ा को और फलानेल को रगड़ा जाए तो क्या होगा, चमड़ा निगेटिव होगा, फलानेल पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार यदि चमड़ा को और मोम के साथ रगड़ा जाए तो मोम चमड़ा पर पॉजिटिव और मोम पर निगेटिव। तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव, वो अपने नीचे वाले से पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे कांच है, कांच को कागज से रगड़िएगा तो कागज पर निगेटिव आ जाएगा, कांच पर पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही कागज और रेशम पर रगड़िएगा तो रेशम हो जाएगा निगेटिव और कांच हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो यहाँ पे दिया गया है 16 ठो, ये अपने से ऊपर वाले के साथ अगर रगड़ा जाएगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव। जैसे धातु और लकड़ी को रगड़ा जाए तो लकड़ी पॉजिटिव होगा, धातु निगेटिव होगा।
यही था। पृष्ठ तनाव में कुछ पढ़ना नहीं है। पृष्ठ तनाव क्या है? आवेश का पृष्ठ तनाव कुछ नहीं है, ये चालक पर इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा है। चालक पर की थोड़ा सा क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को Q/A होता है इसका फॉर्मूला। पृष्ठ तनाव कैसा? Q/A। आवेश कितना है और कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पृष्ठ तनाव नुकीले भाग पर ज़्यादा होता है। नुकीले भाग पर ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए ना, यहाँ पृष्ठ तनाव पर क्या हो रहा है? Q/A, यानी क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, ठीक। चालक क्या है? तो जहाँ से विद्युत आवेश आसानी से प्रवेश कर जाए, जैसे जितना भी धातु हैं, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम चालक हैं। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि त्वरित चालक यानी त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वही है जो प्लस माइनस शब्द को दिया इन्होंने। और त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। त्वरित चालक किसका? तांबा का। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं अचालक के बारे में। अचालक के बारे में जहाँ से आवेश की प्रवाह नहीं कर सकते उसे अचालक कहेंगे। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, ये सब क्या है? अचालक है। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। यहाँ से देखिए, कूलॉम का नियम कहता है ना कि जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच के समानुपाती, देखिए ऊपर है ना समानुपाती, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो F बल लगेगा कूलॉम का नियम के अनुसार, जो दो विद्युत आवेशों के बीच बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो यहीं से ये फार्मूला क्रिएट होता है, F बराबर K Q1 Q2, दोनों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कूलॉम का फार्मूला है। ये बनाइएगा तो कोई भी कूलॉम से नियम क्वेश्चन दे सब बन जाएगा। जैसे बोल देगा कि इसका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो F पर क्या मान प्रभाव पड़ेगा, तो जब ये 4 गुना होता है ये भी 4 गुना हो जाएगा। और बोल देता है यहीं पे कि दूरी को दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, जैसे 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? 4 गुना कम हो जाएगा। जब 2 गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन बना दे रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जहाँ आवेशित वस्तु चारों तरफ एक दूसरे को प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोई वस्तु विद्युत का प्रभाव करता है, आवेश का प्रभाव करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर की कार्यशील जो बल है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिस बिंदु पर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एकांक धनावेश पर, ठीक है। खोखला चालक के अंदर यहाँ से वो वाला कॉन्सेप्ट आता है कि अंदर बैठा व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है, बिजली गिरेगा तो, ठीक है। तो यहाँ से ये आता है कि कोई भी खोखला गोला है ना, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बाहर सब कहाँ? बाहर होता है, ठीक है। तो वही था ये खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य दे देता है ऑप्शन में, अनंत दे देता है, 1 दे देता है, -1 दे देता है। तो क्या होता है? शून्य होता है। चालक को आवेशित किया और संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर होता है, अतः विद्युत परिरक्षक कहते हैं। जैसे यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार अंदर बैठा व्यक्ति पूर्णतः सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर 0 मान रहता है, विद्युत क्षेत्र का 0 मान रहता है। अब बात करें विद्युत विभव यानी वोल्टेज की बात कर रही है। तो वोल्टेज क्या करता है? कोई धन आवेश को किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाता है, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और ये अदिश राशि है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर क्या है। विभवांतर 1 कूलम धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है। इसको वोल्ट से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। देखिए थोड़ा सा अंतर है।
विद्युत विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो है ना धनात्मक आवेश, एक आवेश की बात नहीं कहा है, धनात्मक आवेश और अनंत से, देखिए उसमें था कि बिंदु डिफाइन थी कि यहाँ से यहाँ तक लाना है, लेकिन विद्युत विभव में कोई डिफाइन नहीं है, वो कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से। तो अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के कारण होता है। और विभवांतर में दो बिंदुओं के बीच यहाँ से यहाँ लाना है, एकदम कन्फर्म है, तो यहाँ पे वोल्ट होता है, ये विभवांतर होता है। और इसका SI मात्रक भी वोल्ट होता है। और ये भी अदिश, जब दोनों अदिश राशि हैं, दोनों एक ही है एक तरह से। विद्युत धारिता का इम्पोर्टेंट है कि इसका SI मात्रक केवल याद रखिए कि विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। क्या? फैराडे। नेक्स्ट बात करते हैं संधारित्र में याद रखना है कि जो कैपेसिटर होता है, पंखे का कैपेसिटर जो होता है वही संधारित्र है। ठीक है, पंखे का कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र में याद रखना होगा तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि C बराबर Q बाई भी, C बराबर Q बाई भी। तो ये यहाँ पे पहला का अंतर और दूसरा का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संधारित्र को कौन प्रभावित कर सकता है? तो उनके प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल प्रभावित करते हैं। जितना क्षेत्रफल बड़ा होगा उतना संधारित्र ज़्यादा होगा, कैपेसिटी ज़्यादा होगा, लेकिन उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती 1/d होता है। जैसे 1/r² था ना, वैसे ही 1/d है। अब बात करते हैं परावैद्युतांक भी निर्भर करता है, समानुपाती होता है। कोई गीला है तो वो थोड़ा कम होगा, जो सूखा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आ गए हम सेल में। क्या? सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितना? दो प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसे कहेंगे जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में न आए, इसे सेल कहेंगे। और सेल डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन द्वितीयक सेल क्या है कि बार बार इसका उपयोग किया जाता है। द्वितीयक सेल में 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार उपयोग करना है कीजिए। और इसमें क्या होता है, पहले इसमें विद्युत दिया जाता है, पहले चार्ज किया जाता है, तो वो रासायनिक में बदल जाएगा और फिर रासायनिक में बदलेगा, फिर ये विद्युत में बदलेगा। तो ऐसे चलता है। तो थोड़ा सा ऑप्शन घुमाएगा तो ऐसे रोटेट कर सकता है कि द्वितीयक विद्युत सेल पहले क्या किसको किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में और उसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ से प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार प्रयोग लाने के बाद यह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार वोल्टीय सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, ये सब क्या है? शुष्क सेल के प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो वोल्टीय सेल याद रखिए, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल, और एक शुष्क सेल ड्राई सेल प्राथमिक सेल है। द्वितीयक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, द्वितीयक सेल क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बार बार प्रयोग में लाया जाता है। वोल्टीय सेल जो होता है, इसके आविष्कारक थे वोल्टा, 1799 में किए थे। लेक्लांसी सेल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ रुक रुक कर बिजली देनी होती है। जैसे लेक्लांसी सेल का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ रुक रुक कर बिजली देनी होती है। जैसे कोई फ़ोन आया, टेलीफोन आया, तो रुक रुक कर, जैसे घंटी बजाना है रुक रुक कर, तो घंटी में, टेलीफोन में, ये सब लेक्लांसी सेल का प्रयोग होता है। बस खत्म। यहाँ से 3 चीज़ें याद करनी है। ये सेल का नाम दे देगा और पूछ देगा कि इसका एनोड सिरा, पॉजिटिव वाला सिरा किसका बना होता है, निगेटिव वाला किसका बना होता है, और ये बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये देख लेना है। चलिए, तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय। चलिए, ठीक है।